निधि सिंह, उम्र 22 साल, हाइट 5'2", गोरा रंग, कमर तक आती काली बाल, काली और गहरी आंखें, मधुर वाणी, कोमल स्वभाव, गुणी लड़की। इसके बड़ाई करने के लिए शब्द भी कम पड़ जाए। एक मिडिल क्लास की लड़की जो अपने माता पिता के संग रहती है। भाई की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके सदमा से उसकी मां की तबीयत बिगड़ गई और सिर्फ बेड पर रहती है। कॉलेज गोइंग लड़की, बिल्कुल शांत और सबसे प्यार से बात करने वाली। इनका पहनावा केवल लहंगा, चोली और सूट पटियाला है, जिसमें बेहद खूबसूरत लगती है। निशांत चतुर्वेदी, उम्र 30, हाइट 6'2", गोरा और थोड़ा सावला रंग, काले बाल, भूरी आंखें, नाक पर गुस्सा पर दिल से अच्छे। ये एक प्रोफेसर है और भी कुछ है जो रहस्यमयी है, और कुछ बातें भी रहस्यमयी हैं जो कहानी के भागों में पता चलेंगी। आज 1 साल हो गया है जब मैंने अपने भाई को एक दुर्घटना में खोया था। यह मेरे लिए एक बुरा सपना था। मैं ही जानती हूँ कि उस घटना के बाद मैंने खुद को कैसे संभाला है। मेरा भाई मेरे लिए मेरे बच्चे जैसा था। जब मैं 10 साल की थी, वो पैदा हुआ था और अब मैं 21 साल की हूँ और वो नहीं रहा। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने उसे पहली बार अपनी बाहों में पकड़ी थी और कैसे वो मुझे देखकर मुस्कुराया था। कभी कभी उनकी यादें मुझे इतना सताती हैं कि मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। लेकिन उसे खोने के बाद मुझे एक बात का एहसास हुआ है कि जिंदगी कभी रुकती नहीं, चलती रहती है। लोग आएंगे और चले जाएंगे आपके जीवन से, कुछ भी स्थायी नहीं है। इस जीवन में सब कुछ अस्थायी है। हमें बस चीजों को स्वीकार करना है और जीवन के साथ आगे बढ़ना है। अगर एक बिंदु पर अटक गए तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मेरी मां की तरह बेटे को खोने के बाद वो काफी डिप्रेशन में चली गई है। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मेरे पिता और मैं उसे खुश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो जीना नहीं चाहती। मैं जानती हूँ कि वो निखिल की मां थी, लेकिन वो मेरा भी बच्चा था। मैं जानती हूँ कि सच को स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन जिंदगी यही है। हम जीना बंद नहीं कर सकते, जीवन आगे बढ़ता है और माँ को देर सवेर यह बात समझनी चाहिए। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन मैंने अपने भाई के साथ अपनी माँ को भी खो दिया था और यह सोचकर बहुत दुख होता है। मैं शौव के नीचे खड़ी हूँ और हर दिन की तरह मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही हूँ। यह एकमात्र समय है जब मैं अपने जीवन के बारे में सोचती हूँ, इसलिए मुझे नहाने से नफरत है। मुझे पता है कि लोग नहाने के बाद आराम महसूस करते हैं, लेकिन मैं उदास महसूस करती हूँ और मुझे पता नहीं क्यों। पानी मेरे शरीर से नीचे गिर रहा है और मैं खुद को साफ करने के लिए अपने पूरे शरीर पर हाथ फेर रही हूँ। आखिरकार मैंने आह भरी और शौवा बंद कर दिया। मैंने बाथरूम में लटका हुआ तौलिया ली और उससे अपने शरीर को रगड़ा। मैं तौलिया लपेटकर बाथरूम से बाहर निकली और 10 मिनट में कॉलेज के लिए तैयार हो गई। मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ जो तैयार होने में 2-3 घंटे लगाती है। मैं मेकअप नहीं लगाती, बस लिप ग्लॉस, सनस्क्रीन क्रीम, कभी कभी आईलाइनर और मैं तैयार हूँ। पिछली बार खुद को आईने में देखते हुए मैं अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपने कमरे से बाहर निकली था। आज मैंने सफेद ऑफ शोल्डर टॉप के साथ काली जीन्स पहनी है। मैं अपने माता पिता के कमरे की ओर चल दी। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, मैंने पाया कि मेरी माँ अभी भी उन दवाओं के कारण सो रही हैं जो वो ले रही हैं। मैंने बाथरूम से फर्श पर पानी गिरने की आवाज सुनी। मैं समझ गई कि पापा नहा रहे हैं। मैं माँ के पास गई और झुककर उनके माथे को चूम लिया, भगवान से प्रार्थना की कि वो जल्द ठीक हो जाएं। तारांकन मैं अपने घर की खुली रसोई में आ गई और नाश्ते के लिए ऑमलेट और सैंडविच बनाने लगी। यही मेरी दिनचर्या है, सुबह जल्दी उठना, नाश्ता बनाना और फिर कॉलेज के लिए निकल जाना। शुभ प्रभात। मैंने अपने पिता की ओर देखा, जैसे उन्होंने मुझे चाहा कि मैं खाना बनाने में इतनी मशगूल थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब अंदर आ गए और मेरे पास खड़े हो गए। गुड मॉर्निंग डैड। मैं उन पर मुस्कुराई। वो नीचे झुके और धीरे से मेरे माथे को चूम लिया। तो तुम क्या बना रही हो? उसने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए पूछा और फिर उसने अपनी आंखें मुझसे दूर कांच की ओर घुमाई, जिसमें मैं 1 मिनट पहले ऑमलेट के लिए अंडे को मिला रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और मैंने जवाब दिया, ऑमलेट और सैंडविच। उनके होठों का कोना नीचे की ओर खींचा हुआ था और उनका निचला होंठ बाहर निकला हुआ था। आज भी ये बोरिंग नाश्ता। मैं आलू पराठा खाना चाहता था। इनाया। मैं हंसी क्योंकि वो एक छोटे बच्चे की तरह नखरे दिखा रहे थे। वे बहुत प्यारे हैं और मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। कोई नहीं कह सकता कि वो 45 साल के हैं। वो एक मौज मस्ती करने वाले व्यक्ति हैं। वो सबसे मजबूत व्यक्ति है मैंने कभी देखा है। वो मेरी प्रेरणा है। मैं उनकी तरह मजबूत बनने की कोशिश कर रही हूँ और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। स्वस्थ खाओ, स्वस्थ रहो। हमने आपके अस्वास्थ्यकर भोजन के लिए रविवार रखा है, जैसे आलू पराठा जिसमें बहुत सारा मक्खन फैला हुआ है। और मैं आपको याद दिला दूं कि आज गुरुवार है और आपको रविवार तक इंतजार करना होगा। वो मुझे सुन रहे थे, अपने होंठ बाहर निकाल रहे थे, जैसे मैं उसे एक व्याख्यान दे रहा हूँ। ठीक है,
वो अनिच्छा से सहमत हो गए। उनके पास और कोई विकल्प नहीं था क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं उनकी जिद्दी बेटी हूँ। मैं उन पर मुस्कुराई। अब मुझे तुम्हारी मदद करने दो। उन्होंने गैस पर तवा रखकर गैस चालू कर दी। पिताजी, आप जाइए। माँ किसी भी समय जाग सकती है और आपको उनके साथ रहना चाहिए। मैं खुद कर लूंगी। मैंने उन्हें जाने के लिए कहा क्योंकि माँ को अकेला छोड़ना खतरनाक है। वो कुछ भी कर सकती है। उसने गहरी सांस ली और कहा, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे उनकी गहरी काली आंखों में दर्द दिखाई दे रहा था। वह माँ को खोना नहीं चाहते। माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी, पापा। उम्मीद मत खोइए। मैंने उनके कंधों पर हाथ रखकर उसे आश्वस्त किया। उन्होंने मुझे एक फीकी मुस्कान दी। मैं कभी उम्मीद नहीं खोऊंगा। उसे एक दिन मेरे लिए ठीक होना है, हम दोनों के लिए, और वो ठीक हो जाएगी। मैं उनकी पिछली आंखों में आत्मविश्वास देख सकती हूँ। वो माँ से बहुत प्यार करते हैं और उनका आत्मविश्वास मुझे उम्मीद देता है कि एक दिन माँ पहले की तरह ठीक होंगी। मैं हल्का सा मुस्कुराई, उन दिनों के बारे में सोचकर जब माँ हमारे साथ हंसती थी। उनकी मुस्कान बहुत खूबसूरत थी। मैं उनकी उज्ज्वल और सुंदर मुस्कान को फिर से देखने का इंतजार नहीं कर सकती। मुझे अपनी खुशमिजाज माँ की बहुत याद आती है। पिताजी माँ को देखने गए। वे उन्हें बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। वो सरकारी कॉलेज में गणित के प्रोफेसर थे, लेकिन उन्होंने माँ के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी क्योंकि उन्हें उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी। उसके बाद हमने कोचिंग सेंटर खोला और किस्मत से 1 साल में यह इतना लोकप्रिय हो गया। वो दोपहर तक माँ की देखभाल करते हैं जब तक मैं कॉलेज से वापस नहीं आ जाती, और फिर वो कोचिंग सेंटर चले जाते हैं। वो शाम को वापस आते हैं और फिर मैं हमारे कोचिंग सेंटर में छात्रों को पढ़ाने जाती हूँ। शुरुआती दिनों में हमें बहुत सारी वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब हम बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं और जो कुछ भी है मैं खुश हूँ। 1 घंटे के बाद मैं अपने माता पिता के कमरे में गई। मेरे हाथों में 2 प्लेटें थीं। मैंने देखा कि डैडी माँ का हाथ पकड़कर बाथरूम से बाहर निकल रहे हैं, शायद उन्हें नहलाने के बाद क्योंकि उनके बाल गीले हैं। वो एक निर्जीव आत्मा की तरह सीधे घूर रही है। हर बार जब मैं उसे इस हालत में देखती हूँ तो बहुत दर्द होता है। वह 1 साल से खामोश है। मैं तुम्हें याद करती हूँ माँ। मेज पर प्लेटें रखने के बाद मैं उनकी ओर चल पड़ी। सुप्रभात माँ। जैसे ही मैंने उसके गाल पर एक चुंबन रखा, उसने मुझे खाली देखा। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे याद भी नहीं करती। मेरी माँ मुझे और या थोड़ा और नहीं पहचान सकती। चलो नाश्ता करते हैं क्योंकि मैं भूख से मर रहा हूँ, पिताजी ने कहा। मैंने उन्हें एक असीम मुस्कान दी और उन्हें सिर हिलाया। हम सोफे की ओर चल दिए और बैठ गए। माँ हम दोनों के बीच बैठी है और अभी भी सीधे देख रही है। पापा बड़े प्यार से उसे खाना खिलाने लगे और मैं प्यार भरी निगाहों से उनकी तरफ देखने लगी। वो हर बाइट के बाद उसके गालों को सहला रहे हैं और उनके माथे को चूम रहे हैं। मैं सिर्फ उनकी प्रशंसा कर रही हूँ। मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती कि पापा माँ से कितना प्यार करते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी कोई ऐसा ही प्यार करे और मैं अपने पापा की तरह किसी को प्यार करना चाहती हूँ। मेरा जीवन साथी कहाँ होगा? मैं उससे कब मिलूंगी? मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। पर पता नहीं उनके जैसा कोई मिलेगा या नहीं। मैं अचरज में पड़ गई। उन्हें देख रहा था। पापा और मैं माँ को हंसाने के लिए चुटकुले सुना रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने विचारों में खोई हुई है और सामने की दीवारों को घूर रही है। हम दोनों मजाक पर जोर से हंसे और जब माँ ने अपनी आंखें भी नहीं हिलाई तो मैंने बेबसी से पापा को देखा। पिताजी ने इस आश्वासन में अपनी आंखें मूंद ली कि वो ठीक हो जाएंगी। मैंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए अपने होठों को सिकोड़ लिया और मायूसी से अपना चेहरा फेर लिया। मैंने सोफे से खड़े होने से पहले अपने विचारों को कुरेदते हुए गहरी सांस ली। पिताजी, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, इसलिए मैं जा रही हूँ। अलविदा, और मैं आपसे प्यार करती हूँ। उनके गाल पर किस करने से पहले मैं नीचे झुकी और उन्हें गले से लगा लिया। अलविदा मेरी गुड़िया, और ध्यान रखना, उन्होंने अपना हाथ मेरे चेहरे पर रखते हुए कहा। और हाँ, मैं अब भी उनकी गुड़िया हूँ, उनकी नन्ही गुड़िया हूँ। हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। अलविदा माँ। मैंने माँ को कसकर गले लगाया और 1 मिनट के लिए उनके दोबारा गले लगाने का इंतजार किया, लेकिन उन्होंने उम्मीद के मुताबिक ऐसा नहीं किया। मैं बुरी तरह से चाहती हूँ कि वो मुझे कसकर गले लगाए और कहे कि मैं ठीक हूँ, इनाया। मैंने उम्मीद तोड़ दिया, अपने आंसुओं से लड़कर। मैंने माँ की तरफ देखा, मेरे चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी और उनके चेहरे से लिपट कर उनके माथे को चूम लिया। मुझे तुम्हारी याद आती है माँ, मैं फुसफुसाया। उसके साथ अपना चेहरा छू लिया और एक अकेला आंसू मेरे गाल पर यांत्रिक रूप से गिर गया। अपने आंसू पोंछने के बाद मैं उनसे दूर हो गई। मैं जाने से पहले आखिरी बार अपने माता पिता को देखकर कमरे से बाहर आ गई। मैं अपने कमरे में चली गई और अपने बालों को रबर बैंड के साथ एक ऊंची पोनीटेल में बांध लिया। अपने बैग को अपने कंधे पर लटकाने से पहले आईने के सामने खड़ी हो गई और अपने घर से बाहर निकलकर उत्साह के साथ एक नया दिन जीने लगी कि जीवन ने क्या रखा है आज मुझे।